अगले ही पल कायर कछुआ उस घूमती हुई पुतली के अंदर कूद जाते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। उनके वहां से जाते ही काला साया वहां पर मौजूद मुर्दों की सेना को देखने लग जाता है। काला साया उन मुर्दों की सेना से कहता है, ये दोनों तो चले गए, अब तुम लोगों की बारी। सारे मुर्दे खामोशी रहते हैं। काला साया फिर बोल पड़ता है, अब तुम्हारे भी जाने का वक्त आ गया है। जाओ और मेरा जाल कायम करो। उनको बताओ कि हम लोग कौन हैं। हमारे सामने कोई नहीं टिक सकता। सारे मुर्दे एक स्वर में बोल पड़ते हैं, काल स्वामी का काला साया, कायम रहेगी हमेशा आपकी माया। मुर्दों की सेना से ये बात सुनकर काला साया कस कस कर हंसने लग जाता है। उसकी हंसी काले आसमान में गुंजायमान हो जाती है। इस तरफ युग, यामिनी, अभिमन्यु, डायना, चैटर्जी और बिंदु ग्रेवयार्ड कोठी पहुंच चुके थे। वो सभी लोग रूम नंबर 666 के दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे। हल्का सा दरवाजा खुला हुआ था। उसी से युग रूम नंबर 666 के अंदर झांकता है। बाकी सब पीछे खड़े हुए हैं। उनमें से कोई भी रूम नंबर 666 के अंदर नहीं था। सभी के चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही थी। युग ने अपने हाथ में कुल्हाड़ी पकड़कर रखी हुई थी, तो डायना ने अपने हाथ में अपना एकास्त्र और चैटर्जी ने अपने हाथ में वज्र। अभिमन्यु, यामिनी और बिंदु निहत्थे थे। उनके पास कोई हथियार नहीं था। युग एकटक रूम नंबर 666 के अंदर ही झांक रहा था। बाकी सबको समझ ही नहीं आता है कि कमरे के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। युग कमरे के अंदर ही एकटक देखते हुए कहता है, तुम सबने प्लान अच्छे से अपने दिमाग में बैठा तो लिया है ना? यामिनी कहती है, हाँ युग बाबू, हमने बैठा लिया है। युग पलट कर कहता है, तो फिर सब कुछ प्लान के मुताबिक ही होना चाहिए। कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जरा सी भी गड़बड़ हुई तो समझ लेना कायर और कछुआ हमारे हाथ से गए। चैटर्जी कहता है, कोई गड़बड़ नहीं होगी युग, देखना तू, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हमने तय किया है। डायना युग से कहती है, युग मुझे लगता है कि हमें प्लान में कुछ बदलाव करना चाहिए। युग हैरानी के साथ डायना से पूछता है, बदलाव करना चाहिए, पर क्यों डायना? डायना युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, क्योंकि ऐसे से कायर और कछुआ हमारे हाथ से बचकर निकल सकते हैं। हम उन्हें अंदर जाने ही क्यों दे रहे हैं? पहले ही पकड़ लेते हैं ना। युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं डायना, अगर हमने ऐसा किया तो अदृश्य कमरे का द्वार भी नहीं खुलेगा और फिर वो बोतलें जो अंदर बची हुई हैं वो भी हमारे हाथ नहीं लग पाएगी। मैं चाहता हूँ कि हम सिर्फ कायर और कछुए को ही अपने कब्जे में ना लें, बल्कि उन बोतलों को भी लें, ताकि वो काला साया कभी अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए। तुम्हें तो पता ही होगा कि ये बोतलें उस काले साए के लिए कितनी जरूरी हैं। डायना कुछ कहती है उससे पहले ही अभिमन्यु बोल पड़ता है, युग एकदम सही कह रहा है डायना, अब प्लान में कोई बदलाव नहीं होगा। सब कुछ वैसे ही होगा जो हमने पहले तय किया है। डायना अभिमन्यु पर गुस्सा करते हुए मन में सोचने लग जाती है, इस अभी को तो कभी मेरी बात माननी ही नहीं है। हमेशा वही करना है जैसा ये युग चाहता है। ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर खामोशी छा जाती है। सब लोग रूम नंबर 666 के बाहर खड़े होकर ही कायर और कछुए के आने का इंतजार करने लग जाते हैं। देखते ही देखते वक्त गुजरने लग जाता है। रात के 8 बज जाते हैं, पर कायर और कछुए के आने का अभी तक कोई अता पता नहीं था। जैसे जैसे वक्त बीतते जा रहा था, सबके अंदर की बेचैनी तो बढ़ती जा रही थी, पर साथ में सब्र का बांध भी टूटते जा रहा था। और सबसे पहले जिसका सब्र का बांध टूटता है वो कोई और नहीं बल्कि डायना है। डायना चिढ़ते हुए कहती है, वो दोनों अभी तक आए क्यों नहीं युग? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो काला साया पहले ही यहाँ से बॉटल ले गया हो? युग कहता है, नहीं डायना, बॉटलें अभी भी रूम नंबर 666 के अंदर ही रखी हुई हैं। डायना पलट कर पूछती है, तुम कैसे कह सकते हो युग कि बॉटलें अभी तक अंदर रखी हुई हैं? युग डायना को समझाते हुए कहता है, क्योंकि डायना अगर उस काले साए को सारी बॉटलें ले जानी ही होती तो वो बहुत पहले ही ऐसा कर चुका होता। पर कुछ तो बात है, तभी वो उनसे 1 या 2 बॉटल मंगवा रहा है। वो हमेशा कायर और कछुए को अमावस्या, पूर्णिमा या अष्टमी की रात भेजता है, और आज भी जरूर भेजेगा। तुम बस देखते जाओ। डायना पलट कर कुछ कहती है उससे पहले किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लग जाती है और सब लोगों का ध्यान उस आहट पर चले जाता है। यामिनी उस आहट को सुनते हुए हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ती है, तुम लोगों ने सुना? चैटर्जी कहता है, हाँ सुना यामिनी, ऐसा लग रहा है जैसे वो दोनों आ गए हैं। अभिमन्यु उस आहट को और ज्यादा गौर से सुनते हुए कहता है, ये आहट सिर्फ 2 लोगों की नहीं है बल्कि कई सारे कदमों की है। ऐसा लग रहा है जैसे एक साथ कई सारे लोग कदम आगे बढ़ा रहे हैं, पर ये आहट इस निशान के अंदर से तो बिल्कुल नहीं आ रही है। ये आहट तो
अभिमन्यु अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही चटर्जी हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है। ये आहट तो बाहर से आ रही है। इसका मतलब कायर और कछुआ इस निशान के अंदर से नहीं आ रहे हैं बल्कि बाहर से आ रहे हैं। डायना तुरंत बोल पड़ती है, लगता है हमें प्लान में बदलाव करना होगा। युग डायना को घूरते हुए कहता है, डायना, ये उस काले साई की कोई चाल भी हो सकती है हमें भटकाने के लिए, ताकि हम यहाँ से जाएं और वो बॉटल ले ले। मुझे पूरा यकीन है बॉटलें अभी भी अदृश्य कमरे के अंदर ही हैं। डायना युग पर चिढ़ते हुए कहती है, तो फिर युग अब तुम ही बता दो, हम लोग क्या करें? यहाँ पर मूर्ति बनकर खड़े रहें या बाहर देखकर आए कि ये कैसी हलचल है? डायना ने इतना कहा ही था कि तभी कदमों की आहट और तेज होने लग जाती है। धरती कांपने लग जाती है। चटर्जी हड़बड़ाहट के साथ कहता है, एक काम करते हैं, तुम लोग यहीं पर रुको, मैं देख कर आता हूँ कि आखिर बाहर हो क्या रहा है, धरती इस तरह कांप क्यों रही है। अभिमन्यु भी बोल पड़ता है, मैं भी चलता हूँ। इतना कहकर अभिमन्यु और चटर्जी तुरंत वहां से निकल जाते हैं। बाकी सब वहीं पर रुके रहते हैं। अभिमन्यु और चटर्जी ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर ना जाकर सीधे ग्रेवयार्ड कोठी की छत पर पहुंच जाते हैं। जब वो दोनों वहां पहुंचकर छत से आसपास झांकते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनके अंदर का डर और ज्यादा बढ़ जाता है। चटर्जी हैरानी के साथ कहता है, अब ये क्या मुसीबत है? ग्रेवयार्ड कोठी को चारों तरफ से काले साए की मुर्दों की सेना ने घेर लिया है। अभिमन्यु और चटर्जी की जिस तरफ नजर जा रही थी उस तरफ मुर्दे नजर आ रहे थे। ग्रेवयार्ड कोठी के चारों तरफ करीब 400 से 500 मुर्दे फैले हुए थे, जो ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ ही अपने कदम बढ़ा रहे थे। हर एक मुर्दे के हाथ में कोई न कोई सा नुकीला हथियार था। हर किसी के सिर पर खून सवार था, जैसे वो यहाँ पर आए ही सबको मारने के लिए हैं। अभिमन्यु उन मुर्दों की सेना को देखते हुए कहता है, ये तो उस काले साए की मुर्दों की सेना है जिसे हमने लाल खाल जंगल में देखा था। चटर्जी कहता है, सिर्फ हम लोग तैयारी के साथ नहीं आए हैं, बल्कि उस काले साए ने भी कायर और कछुए को पूरी तैयारी के साथ भेजा है। लगता है उस काले साए को पता है कि हम कायर और कछुए को जरूर रोकने की कोशिश करेंगे, तभी उसने इस बार उनके साथ अपनी सेना भेजी है। अभिमन्यु उन मुर्दों की सेना के बीच किसी को ढूंढते हुए चटर्जी से कहता है, सेना तो आ गई, पर इस सेना के सेनापति कायर और कछुआ कहां पर हैं? वो तो कहीं पर नजर नहीं आ रहे। उन्हें तो सबसे आगे ही होना चाहिए था। चटर्जी कुछ सोचते हुए कहता है, लगता है वो दोनों उसी निशान के अंदर से आएंगे। युग ने एकदम सही कहा था, ये उस काले साए की चाल ही है। अच्छा हुआ वो वहीं पर रुका हुआ है। अभिमन्यु ग्रेवयार्ड कोठी के चारों तरफ फैली सेना को देखते हुए कहता है, ये सेना तो काफी बड़ी है। चटर्जी कुछ गुस्से के साथ कहता है, बड़ी है तो क्या हुआ, इसे अब मैं छोटी करूंगा इस वज्र से। इतना कहकर चटर्जी वज्र को और कसकर अपने हाथ में थाम लेता है। अभिमन्यु कुछ कहता उससे पहले ही चटर्जी बोल पड़ता है, अभिमन्यु तू यहाँ से जा, तू युग के प्लान का हिस्सा है, उन्हें तेरी जरूरत है, इन्हें मैं संभालता हूँ। अभिमन्यु मना करते हुए कहता है, नहीं चटर्जी, मैं तुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। चटर्जी कहता है, तू मेरी चिंता मत कर अभिमन्यु, तू शायद भूल रहा है, मैं एक पुलिस वाला हूँ, इन मुर्दों से मैं आसानी से लड़ लूंगा। अभिमन्यु हिचकिचाहट के साथ कहता है, पर चटर्जी। अभिमन्यु अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही चटर्जी उसे टोकते हुए कहता है, मैंने कहा ना तू जा मेरे आदो। चटर्जी के मुंह से आदो शब्द सुनकर अभिमन्यु एकदम चुप हो जाता है। उसे चटर्जी के साथ अपनेपन का एहसास होने लग जाता है। चटर्जी भावुक होते हुए अभिमन्यु से कहता है, मेरे आदो, बचपन में एक बार तूने मेरी जान बचाई थी और अब एक बार वो मौका मुझे दे, मुझे वो कर्ज उतारने दे मेरे आदो। चटर्जी के मुंह से ये बात सुनकर अभिमन्यु पलटकर कुछ बोल ही नहीं पाता है। अभिमन्यु की आंखें नम होने लग जाती हैं। अभिमन्यु चटर्जी को गले लगाते हुए कहता है, अपना ख्याल रखना मेरे आदो, मैं कायर और कछुए को ठीक करके जल्द वापस आऊंगा। इतना कहकर अभिमन्यु वहां से जाने लग जाता है। अभिमन्यु के जाते ही चटर्जी गुस्से के साथ उन मुर्दों की सेना की तरफ देखने लग जाता है, जो ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे। वो सारे मुर्दे ताल से ताल मिलाकर एक साथ कदम बढ़ाते हैं और ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ आते हैं। पर अभी वो ग्रेवयार्ड कोठी के पास नहीं पहुंचे थे, उससे कुछ दूरी पर थे। चटर्जी खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, गुरुजी ने मुझे इसी दिन के लिए तो तैयार किया था, आखिर वो दिन आ ही गया। इतना कहकर चटर्जी मन ही मन मंत्र पढ़ता है और मंत्र पढ़ते ही उसके वज्र में से सफेद रोशनी निकलती है, जो ग्रेवयार्ड कोठी के चारों तरफ फैलने लग जाती है। ग्रेवयार्ड कोठी के चारों तरफ एक घेरा बन जाता है, जैसे वो कोई रक्षा कवच हो। चटर्जी गुस्से के साथ उन मुर्दों की सेना को घूरते हुए कहता है, आ जाओ, आओ, पास आओ।
जैसे ही एक मुर्दा उस रक्षा कवच को पार करने की कोशिश करता है, वो उसके पार जाते ही अपने आप जलकर खाक हो जाता है, दर्द से तड़पने लग जाता है। ये देखकर बाकी के मुर्दे कुछ घबरा जाते हैं, पर वो वहीं पर रुकते नहीं हैं, बल्कि वापस से अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाते हैं। जैसे जैसे मुर्दे उस रक्षा कवच के पार होते हैं, वो जलकर खाक हो जाते हैं, जिस कारण रक्षा कवच कमजोर होने लग जाता है। चटर्जी रक्षा कवच को और मजबूत करने के लिए वापस से मंत्र पढ़ने लग जाता है। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर युग, यामिनी, डायना और बिंदु अभी भी रूम नंबर 666 के दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे। युग एकटक कमरे के अंदर ही झांक रहा था, पर अभी तक कमरे के अंदर कोई भी हलचल नहीं हुई थी। बिंदु घबराते हुए कहती है, ये सब क्या हो रहा है? कायर और कछुआ अभी तक आए क्यों नहीं? वो आएंगे भी या नहीं? युग कहता है, वो दोनों जरूर आएंगे बिंदु, मुझ पर भरोसा रखो। डायना घबराते हुए कहती है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अभी तक अभिमन्यु और चटर्जी भी वापस नहीं आए हैं, और ऊपर से बाहर से मुर्दों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही है। आखिर ये हो क्या रहा है? युग कुछ कहता उससे पहले ही कमरे के अंदर हलचल होने लग जाती है। फर्श पर जो ट्रायंगल के अंदर आंख का निशान बना हुआ था, उसकी आंख की पुतली गोल गोल घूमने लग जाती है। उसके अंदर से धुआं निकलने लग जाता है, और अगले ही पल उसके अंदर से कायर और कछुआ निकल आते हैं। कायर को इतने साल बाद देखने पर बिंदु की आंखें नम होने लग जाती हैं। उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू आने लग जाते हैं। बिंदु खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, मेरा कायर। इतना कहकर बिंदु कसकर कायर को आवाज लगाने वाली होती है कि तभी उसके पीछे खड़ी यामिनी तुरंत अपने हाथों से उसका मुंह दबा देती है, जिस कारण उसकी आवाज उसके मुंह में ही दबकर रह जाती है। यामिनी फुसफुसाहट के साथ बिंदु से कहती है, बिंदु, अपने जज्बातों पर काबू रखो, वरना ये आखिरी बार होगा जब तुम कायर को देख रही हो, फिर कभी उससे मिल नहीं पाओगी। बिंदु चुप ही रहती है, उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। युग कहता है, मैंने कहा था ना, वो दोनों जरूर आएंगे। कायर और कछुआ बिना देरी करे उस द्वार से अदृश्य कमरे के अंदर चले जाते हैं। उनके अंदर जाते ही डायना हड़बड़ाहट के साथ युग से कहती है, युग, मुझे लगता है कि अब हमें भी अंदर जाना चाहिए, वरना उनके बाहर आते ही वो दोनों यहाँ से चले जाएंगे। युग डायना को मना करते हुए कहता है, नहीं डायना, पहले उन्हें बाहर आने दो। डायना पलटकर कुछ कहती तो नहीं है, पर गुस्से के साथ युग को घूरने लग जाती है, क्योंकि युग उसकी कोई भी बात नहीं मान रहा था। डायना मन में सोचने लग जाती है, ये युग कायर और कछुए को पकड़ना भी चाहता है या नहीं? ये उन दोनों का काम इतना आसान क्यों कर रहा है? 5 मिनट बाद यामिनी कमरे के अंदर झांकने की कोशिश करते हुए कहती है, ये कायर और कछुए को इतना वक्त क्यों लग रहा है? अब तक तो इन्हें कमरे से बाहर आ जाना चाहिए था। डायना कहती है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें अदृश्य कमरे के अंदर चलकर देखना चाहिए। युग फिर मना करते हुए कहता है, नहीं डायना, हम वहां नहीं जा सकते, हम अपने प्लान के बहुत करीब हैं। डायना पलट कर कहती है, कैसा प्लान युग? प्लान तो बहुत पहले ही बर्बाद हो चुका है, तुम्हें दिख नहीं रहा, अभी अभी तक वापस नहीं लौटा है। युग कुछ कहता उससे पहले ही यामिनी बोल पड़ती है, वो दोनों आ गए। कछुआ और कायर अदृश्य कमरे से बाहर निकल आते हैं, और उन दोनों ने अपने हाथ में एक बड़ी सी काली पॉलीथीन पकड़कर रखी हुई थी। युग समझ जाता है कि उन्हीं पॉलीथीन के अंदर उन दोनों ने बोतलें रखी हुई हैं, जो वो काले साए को ले जाकर देने वाले हैं। डायना युग से कहती है, अब तो वो दोनों बोतलें लेकर भी आ गए युग, अब चले। युग कहता है, पर अभिमन्यु नहीं आए डायना, अगला काम उसी का तो था, वही तो इन्हें झांसा देने वाला था ताकि हम इन्हें पकड़ सके। डायना कहती है, मैं अभी का इंतजार नहीं कर सकती युग, वरना ये दोनों यहाँ से चले जाएंगे। युग कहता है, पर डायना। युग कुछ कह ही रहा होता है कि तभी डायना तेजी के साथ दरवाजे को धक्का देने लग जाती है। युग कसकर चीखता है, रुको डायना। जब तक युग की चीख डायना के कानों तक पहुंचती, उससे पहले ही डायना कमरे के अंदर घुस जाती है। युग, यामिनी और बिंदु भी हड़बड़ाहट के साथ कमरे के अंदर घुसने लग जाते हैं। कायर और कछुआ जो वहां से जाने की तैयारी कर ही रहे थे, डायना और उसके पीछे बाकी सबको एकदम से कमरे के अंदर घुसते हुए देख दंग रह जाते हैं। कछुआ उन लोगों को गुस्से के साथ घूरते हुए कहता है, तो दुश्मन मिल ही गए। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।